Welcome students. This is a lecture series on Hindu law and we are discussing the Hindu Succession Act 1956. ये हमारा हिंदू लॉ की सीरीज़ में ये हिंदू सक्सेशन एक्ट पे लास्ट वीडियो होगा, जिसके साथ ही हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर्स फ्रॉम द सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके पहले के प्रोविज़न हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए हैं। एक इंटरस्टेट सक्सेशन बाय द हिंदू मेल एंड द फीमेल एंड द जनरल प्रोविज़न ऑफ अ सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दीज आर टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। क्या जो हेयर्स हैं, जो एक इंटरस्टेट पर्सन के जो हेयर्स हैं, जो प्रॉपर्टी को सक्सीड कर रहे थे एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्या उन्हें डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है? क्या उनका रिमूवल भी हो सकता है? क्या उन्हें उस वसीयत जो प्रॉपर्टी जो मिल रही थी, जो संपत्ति मिल रही थी इंटरस्टेट पर्सन की, क्या उसको सक्सीड करने से भी उसे रिमूव किया जा सकता है? वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 25 ऑनवर्ड्स लिखे हुए हैं। इसको ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। इफ़ एनी वन इज़ अ मर्डर, अगर कोई एनी पर्सन कमिट एनी मर्डर ऑफ अ पर्सन ऑफ इंटरस्टेट पर्सन और इन ऑर्डर टू फॉर द सक्सेशन ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द सक्सेशन। क्या कह रहा है सेक्शन 25? सेक्शन 25 बता रहा है कि मर्डरर को कैसे डिस्क्वालिफाइड किया गया। कहता है कि अ पर्सन हु कमिट मर्डर or abates the commission of a murder shall be disqualified from inheriting the property of a person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abated the commission of the murder। तो यहाँ पे अब हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि पॉइंट्स क्या हमें सेक्शन में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि अ पर्सन, कोई पर्सन है, उसने क्या किया है? कमिट किया है। क्या कमिट किया है? मर्डर कमिट किया है। ठीक है, मर्डर मतलब आईपीसी का सेक्शन 302। एंड मर्डर तो किया है, साथ ही साथ क्या किया है? अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है? अबेट कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है। अबेटमेंट इज आल्सो ऑफेंस। इंस्टिगेट कर रहा है किस चीज़ के लिए? मर्डर करने के लिए खुद कर रहा है या किसी और से करवा रहा है। अबेट्स द कमीशन ऑफ अ मर्डर। और अबेटमेंट का प्रोविज़न कहाँ लिखा है हमारा? इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 107 में जो बताया गया है, अबेटमेंट बाय द एक्ट, बाय द ओमिशन। क्या करना है? इंस्टिगेट करना है, उत्प्रेरित करना, उकसाना है। ठीक है, तो कोई पर्सन या तो खुद मर्डर कर रहा है या तो खुद हत्या कर रहा है कि एक पर्सन की, या किसी के थ्रू करा रहा है या अबेट कर रहा है किसी करने के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। फिर क्या कह रहा है? अ पर्सन हु कमिट मर्डर और अबेट द कमीशन ऑफ अ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड। वो पर्सन क्या होगा? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। किस चीज़ से? फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी। किस चीज़ से? प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से। कौन सी प्रॉपर्टी? किस पर्सन की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर। जिस पर्सन का मर्डर हुआ, जिस एक पर्सन ने किसी पर्सन का मर्डर किया, किसके लिए? कि उसकी प्रॉपर्टी उसको सक्सेशन में मिल जाए। तो अगर उस फर्दरेंस में अगर हुआ है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा क्या सिनेरियो क्या कह रहा है इसका? और एनी अदर प्रॉपर्टी। एक वो प्रॉपर्टी जिसका पर्सन ने मर्डर किया है, और दूसरी कोई और भी प्रॉपर्टी हो सकती है इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन टू विच ही और सी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ क्राइम। कि किसी व्यक्ति का मर्डर किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा? कि सक्सेशन ओपन होगा। इस बात को हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है अ पर्सन डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? लेट सपोज मान के चलते हैं हम, ये हमारा एग्जाम्पल है। एक ये पर्सन पी है, एक सन है S1, दूसरा सन है S2। ये S2 भाई साहब क्या करते हैं? ये S2 भाई साहब P क्या है? P फादर है। S1 और S2 क्या सन है? S2 एक सन क्या कहता है? वो
सक्सेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेशन की सक्सेशन हो वो अपने फादर का मर्डर कर देता है, तो क्या होगा, ये S2 क्या हो जाएगा, अगर ये मर्डर करता है S2 किसके लिए, कि P की डेथ के बाद P की प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिल जाए S1 और S2 को, अगर S2 मर्डर करेगा तो P के सक्सेशन के बाद S2 को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक सिनेरियो ये हो गया हमारा। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, यही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फादर है, S1 है, S2 है, क्या किया कि सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिले, S2 ने इस बार क्या किया, S1 का मर्डर कर दिया, ताकि जब सक्सेशन ओपन हो तो प्रॉपर्टी जो पहले हाफ हाफ मिलती वो पूरी प्रॉपर्टी किसको मिल जाए, S2 को प्रॉपर्टी मिल जाए। किस में कर रहा है, इन फर्दरेंस ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, अगर प्रॉपर्टी मिले, अगर वो ऐसा कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये दोनों में सिनेरियो दिख रहे हैं। यहाँ कह रहा है या तो खुद मर्डर कर रहा है या अबेट कर रहा है, किसी के थ्रू करा रहा है, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, S2 क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, अगर यहाँ पे क्या हुआ, यही एग्जाम्पल लेते तीसरी सिचुएशन में, हम P है, S1 है, S2 है, S2 की लड़ाई हो जाती है किसी एक्स पर्सन से, उस लड़ाई में क्या होता है, उस फाइट में सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में क्या हो जाता है, उस इंसिडेंट में क्या हो जाता है, एक्स की डेथ हो जाती है। S2 ने क्या कर दिया, एक्स का मर्डर कर दिया, क्या तब भी ये S2 सक्सेशन डिस्क्वालीफाई होगा, नहीं, इस सिचुएशन में नहीं होगा। ये मर्डर कब करे कोई ऐसी पर्सन, वो किस में करे, फॉर द पर्पस और इन ऑर्डर टू फुलफिल द सक्सेशन, कि उसे सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिले, इस कॉन्सिक्वेंसेज में कर रहा है उस पर्सन की, जिस पर्सन की वो डेथ कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, या किसी ऐसे पर्सन की डेथ कर रहा है जिसकी वजह से सक्सेशन ओपन होगा और उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सर्कमस्टांसेस होगी, तो वो पर्सन क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम इनहेरिटिंग द सक्सेशन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 25 बता रहा है। फिर सेक्शन 25 पे केस है, इन द केस ऑफ श्रीमती कस्तूरी देवी वर्सेस DDC AIR 1970। इट टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेक्शन 25 बेस है वो किस ऑब्जेक्ट बेस है, ये बताता है। इट वॉज हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल दैट इट इज सेक्शन 25 बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, इक्विटी के, साम्य के नियम पे बेस्ड है। दैट द मर्डरर शुड बी डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई मर्डर करता है, किसी हत्या करता है, किस पर्पस के लिए, कि उसे सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिल जाए, सक्सीडिंग में उसको प्रॉपर्टी स्टेट मिल जाए, ऑफ द पर्सन हुम ही हैज़ मर्डर, जिसका उसने मर्डर किया है उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, एंड ही वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ फ्रेश स्टॉक ऑफ डिसेंट बट शुड बी रिगार्डेड एज अ नॉन एग्जिस्टेंस, से माना जाएगा कि वो पर्सन एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और उसे उस प्रॉपर्टी में, उस सक्सेशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो पहला डिस्क्वालिफिकेशन है वो हमारा था सेक्शन 25, जो मर्डरर को डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा था। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने किसी सक्सेशन के पर्पस के लिए किसी व्यक्ति की अगर डेथ कर देती, हत्या का कर देता है, तो उसको उससे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देता है ताकि जब भी सक्सेशन ओपन हो तो उसे प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर मिल जाए। क्लियर है। देन दूसरा हमारा एग्जाम्पल आता है डिस्क्वालिफिकेशन का। इट इज़ अ सेकेंड, इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 26। ये कहता है कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाई, अगर किसी पर्सन ने कन्वर्जन कर लिया क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले हम लोग सेक्शन रीड आउट करते हैं, देन इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेक्शन 26 बता रहा है द कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाई, यानी कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर रहा है उसके डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड होंगे, नॉट द कन्वर्जन पर्सन, जो पर्सन कन्वर्ट कर रहा है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा है। हेडिंग से ही हमें, इसकी टाइटल से ही हमें सेक्शन के क्लियर हो जाता है कि कन्वर्ट्स डिसेंडेंट, जो कन्वर्जन कर रहा है पर्सन, उसके जो डिसेंडेंट है, उसके जो हेयर्स हैं, वो सक्सेशन से डिस्क्वालीफाई होंगे। कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, कह रहा है वेयर बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इट मीन्स बिफोर और आफ्टर द 1956 अ हिंदू हैज़ सीज्ड or cease to be a Hindu by conversion to another religion
चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम, अगर कोई व्यक्ति है वो सीज टू बी हिंदू हो जाता है, कन्वर्जन कर लेता है और अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, देन जो उसके चिल्ड्रन हैं, जो कन्वर्जन किया पर्सन है, जो उसके चिल्ड्रन हैं, क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम, किससे बच्चे हुए होंगे, वो जो कन्वर्जन किया है किसी अदर रिलीजियन में। हिम और हर मतलब वो चाहे मैन हो चाहे वो जेंडर जस्टिस बेस्ड है, मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड किया गया, हिम और हर दोनों वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। आफ्टर सच कन्वर्जन, अगर उस कन्वर्जन के बाद अगर उसे कोई चाइल्ड हो रहा है, एंड देयर डिसेंडेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो ऐसे कन्वर्ट पर्सन के जो डिसेंडेंट होंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी देयर हिंदू रिलेटिव्स unless such children or descendant are Hindus at the time when the succession open। इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लेट सपोज एक पी पर्सन है, ठीक है, एक सन है S1, एक सन है S2, ठीक है। इस S1 ने क्या कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, कन्वर्ट हो गया अदर रिलीजियन में। बट कन्वर्जन करने के पहले ही अगर इसके पास ऑलरेडी इसके डिसेंडेंट में थे S3 एंड S4 थे, तो जब भी सक्सेशन ओपन होगा तब यहाँ पे S3 S4 को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट अगर S2 के क्या होता है, S2 पहले क्या करता है, कन्वर्जन कर लेता है, देन आफ्टर द कन्वर्जन अगर इसके चिल्ड्रन होते हैं, अगर होता है मानते हैं S5 और या D1 हो जाते हैं आफ्टर कन्वर्जन, तो ये S5 और D1 को क्या होगा, जब भी सक्सेशन ओपन होगा पी का, तो इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इन्हें डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बट जो पर्सन कन्वर्जन कर रहा है S1 और S2, कन्वर्टेड पर्सन को डिस्क्वालीफाइड नहीं रखा गया है, कन्वर्टेड पर्सन के डिसेंडेंट को डिस्क्वालीफाइड रखा गया है। कहा गया जब सक्सेशन ओपन हो रहा हो, अगर वो जो डिसेंडेंट एग्जिस्टेंस में हैं और कन्वर्जन के पहले अगर चिल्ड्रन हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। बट अगर वो चिल्ड्रन कब आ रहे हैं, आफ्टर द कन्वर्जन आ रहे हैं, देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके पीछे रीज़न भी यही है, जब कन्वर्जन हो जाएगा तो वो चिल्ड्रन जो होंगे वो किसी अनदर रिलीजन में गए, लेट सपोज अगर मुस्लिम रिलीजन चले गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए, देन दे विल गवर्न बाय देयर लॉज एज बाय द क्रिश्चियनिटी और एज बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ, वहाँ से वो गवर्न हो जाएगा, यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है सेक्शन 26 में देखने का, कि जो कन्वर्ट कर रहा है, अगर सन है कन्वर्जन कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा है। सन के जो डिसेंडेंट होंगे अगर आफ्टर द कन्वर्जन उनका बर्थ हुआ है, देन इन दैट केस द चिल्ड्रन विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द सक्सेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन। पहला था मर्डरर डिस्क्वालीफाइड, दूसरा था कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड। ये हो गया हमारा कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड। देन बात आता है कि इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, बेसिकली जो 25 और 26 में डिस्क्वालिफिकेशन है, और इसके पहले भी जो डिस्क्वालिफिकेशन बात की गई थी सेक्शन 24 में भी और 23 में, बट हम लोगों ने 23 और 24 का डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सेक्शन रिपीट हो गए हैं। तो हमें दो तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है, एक होता है मर्डरर डिस्क्वालीफाई, एक होता है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड। बट इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर सेक्शन 27 में देख रहे हैं, इसका इफेक्ट तो हो रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होने से की वजह से वो सक्सेशन से हट जा रहा है। क्या कह रहा है, क्या मान लिया जाएगा, सेक्शन 27 कह रहा है सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड, जब हेयर्स डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, जैसे मर्डरर डिस्क्वालीफाइड हो गया फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट एज पर सेक्शन 25, अगर 27 को रेड विद 25 करें और कह रहा है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो रहा है किस चीज से, फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट, it shall devolve as if such person had died before the intestate
उसे मान लिया जाता है, जो डिस्क्वालीफाइड हुआ है उसे मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अस्तित्व में था ही नहीं था, जिंदा ही नहीं था, उसका बर्थ ही नहीं हुआ था, उसे प्रिज्यूम मान लिया जाएगा ही इज अ डेड पर्सन। और जैसे डेड हो गया, कोई पर्सन अलाइव नहीं है इंटरस्टेट के, पहले उसकी डेथ हो गई, फिर उसके बेस पे जैसा सक्सेशन होता उस बेस पे वो सक्सेशन ओपनिंग होगा, और एज पर द रूल अदर ए मेल और अ फीमेल, उसके अकॉर्डिंग वो क्लास 1 और क्लास 2 हेयर में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट यहाँ क्या मान लिया जाएगा, अगर डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो मेन पॉइंट क्या है, पर्सन को जो माना जाए, पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटरस्टेट, उसे मान लिया जाएगा कि इंटरस्टेट पर्सन के पहले ही उस पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन हुआ है उसकी डेथ हो गई। ये डिस्क्वालिफिकेशन का इफेक्ट आ जाएगा। छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये सब, जो कि कॉन्सेप्चुअल सेक्शन जो सब थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। फिर कहा कि नॉट टू डिस्क्वालीफाइड, क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा? सेक्शन 28 बताता है कि डिसीज, डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई। कह रहा है नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, कोई भी पर्सन, यानी कि एक्सेप्शन कह सकते हैं हम लोग, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि डिस्क्वालिफिकेशन है, ये क्या कह रहा है, एक्सेप्शन एक तरीके का बता रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिसीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, यानी कि इन चीज़ों पे, डिसीज पे, डिफेक्ट पे, डिफॉर्मिटी के बेस पे किसी को भी डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। अर्लियर जो पोजीशन थी कि इन बेसिस पे कोई डिसीज़ हो जा रही है, डिफॉर्मिटी हो रही है, तो उस बेस पे हेयर्स को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। बट आफ्टर द कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850, जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, उसके बाद से ये डिसीज, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी को रिमूव कर दिया गया और कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा वो सिर्फ किस बेस पे होगा, जो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है फॉर विच पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सक्सेशन, वो केवल डिस्क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करेंगे हम। डिसीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट याद करना है क्या है, डिसीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी। सिर्फ किस पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा, 25 एंड 26 पे ही होगा। इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 28। इस तरीके से हमारा ये पूरा डिस्क्वालिफिकेशन छोटा सा पार्ट था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है 25 और 26 है, उसके बाद सिर्फ सेक्शन बेस्ड पे ही है। दो सेक्शन और बचते हैं हमारे, एक होता है सेक्शन 29, इसको 29 और 30 और 31 रिपील हो चुका। 29 और 30 का ऑलरेडी हम लोगों ने बीच बीच में लेक्चर में, जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कशन किया। 29 बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, ESCHEAT, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है, जब इफ जो इंटरस्टेट है, कोई ना उसके क्लास 1 हेयर है, ना ही क्लास 2 हेयर है, ना ही एग्नेट है, ना ही कॉग्नेट है, जब हेयर्स फेल्योर हो जाते हैं, कोई फेलियर हो गया, कोई सक्सेशन हो ही नहीं रहा है, कोई इंटरस्टेट पर्सन का हेयर्स है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ डिवॉल्व हो जाती है, दैट प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व टू द गवर्नमेंट। वो प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाती है। उसकी टेक ओवर कौन कर लेता है, गवर्नमेंट कर लेती है, और इसी को ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और लास्ट सेक्शन हमारा क्या है, सेक्शन 30 बताता है हमारा टेस्टामेंट्री सक्सेशन। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में भी देखा था कि अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट में सिर्फ इंटरस्टेट सक्सेशन की बात की गई है। जब भी हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करेंगे तो हम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गवर्न होंगे। और ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन जो बताया गया वो सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बात की गई। इस तरीके से हमारा पूरा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है सेक्शन वाइज कंसेप्चुअल पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा हिंदू लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अपना मुस्लिम लॉ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।